हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज परमाणु संरचना का ये 7वां वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, तो वो क्या है, या इसे हम बोहर का परमाणु मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद देखेंगे बोहर के परमाणु मॉडल की सीमाएं या उसकी कमियां, या हम कह सकते हैं अपवाद। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया तो क्या दिया। देखिए, बोहर से पहले रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अपना परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, परंतु उनमें उनके परमाणु मॉडल में कुछ कमियां आ गई, उसको संशोधित किया गया। ठीक है, उसकी कमियों को दूर करके और बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो यही लिखेंगे कि बोहर ने कुछ बिंदु दिए, कुछ बातें बताएं, उसी को लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि इस मॉडल में, इस मॉडल में मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस मॉडल में क्या किया गया, मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, मतलब बहुत सी चीजें इसमें बताया गया। सबसे पहले बात बताया गया कि जैसे इन्होंने बताया कि बोहर ने बताया कि जो क्या होते हैं, परमाणु है, परमाणु के बीच में क्या होते हैं, नाभिक होते हैं, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, और उस कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इतना रदरफोर्ड ने ही बता दिया था, परंतु इन्होंने बताया कि जो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, उनकी ऊर्जा निश्चित होती है, मतलब कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है। तो सबसे पहली बात यही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, निश्चित ऊर्जा वाले कक्षाओं में क्या करते हैं, घूमते हैं, या हम कह सकते हैं निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इन्होंने सबसे पहली बात ये बताया। ठीक है, दूसरी बात ये बताया, मतलब इन्होंने यही बताया कि जो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, उनकी ऊर्जा अलग अलग होती है। मतलब इसकी पहले वाली कक्षाओं की जो ऊर्जा होगी वो अलग होगी, दूसरी उसके बाद वाली कक्षाएं होंगी, उसकी ऊर्जा स्तर अलग होगी, और ऊर्जा स्तर के पर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनमें उपस्थित होते हैं। मतलब अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, वैसे ही अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हुआ। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया, बोहर ने बताया दूसरा, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या होते हैं, आकर्षण बल को अपकेंद्र बल संतुलित करता है।
नहीं समझ में आया होगा? देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक होते हैं, इन दोनों के बीच क्या लग रहा होगा? कोई बल लग रहा होगा, क्योंकि क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, मतलब माइनस होते हैं, और क्या होते हैं जो नाभिक होते हैं वो धनात्मक होते हैं। तो जब विपरीत आवेश होगा तो इन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा, और जो आकर्षण बल लगता है उसको अपकेंद्र बल क्या करता है? संतुलित करता है, जिसके कारण क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल दोनों के कारण ही क्या होते हैं? वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तीसरा इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही बात है कि इलेक्ट्रॉन, बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक, इलेक्ट्रॉन नाभिक नहीं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरते हैं या रहते हैं, लिख सकते हैं। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कक्षाओं में क्या होते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षाओं में भरेंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षाओं में भरेंगे। मतलब पहले जो कक्षाएं होगी उसकी क्या होगी? ऊर्जा स्तर कम होगी, तो पहले उस कक्षा में भरेंगे जिसकी ऊर्जा स्तर कम होगी, उसके बाद उससे अधिक वाले कक्षाओं में भरेंगे। ठीक है, उससे अधिक वाले कक्षाओं में, ऐसे करते करते अधिक अधिक कक्षाओं में, पहले क्या होंगे? कम वाले कक्षाओं में भरेंगे जिसकी ऊर्जा स्तर क्या है? कम है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया। ठीक है, चौथा इन्होंने पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्रमशः 2n² के रूप में भरते हैं या रहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में 2n² के रूप में रहते हैं, जहां n क्या है? n कक्षाओं की संख्या है, मतलब जो क्या है? जो कक्षाएं हैं उसकी संख्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पहली कक्षाओं को k से प्रदर्शित करते हैं, दूसरी कक्षाओं को, पहले को k से, दूसरे को l से, तीसरे को m से, चौथे को n से, मतलब अल्फाबेट अक्षरों में क्या होते हैं? कक्षाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह भी क्या बताया था? बोहर ने ही अपने परमाणु मॉडल में बताया था कि क्या होते हैं? कक्षाओं को k l m n के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यह भी बताया था कि ये जो कक्षाएं हैं उस कक्षाओं को निश्चित कक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं के क्या होते हैं? कक्षाओं में 2n² के रूप में भरते हैं। मतलब ये क्या है? पहली कक्षाएं हैं, ये दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा होगी, ऐसे। तो मान लीजिए पहली कक्षाओं में, पहली कक्षाएं कितनी है? मान लीजिए पहली कक्षा 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू मतलब 2। तो मतलब पहली कक्षा में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, ऐसे दूसरी कक्षा में लिख दिया जाएगा, तो n की जगह पर 2 रखकर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 गुणे 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 दूना 8। मतलब दूसरी कक्षाएं में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कक्षाओं में क्रमशः 2n² के रूप में भरते हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, ले लिए होंगे। तो अब देखते हैं हम बोर के परमाणु मॉडल की कमियां।
सीमाएं या कह सकते हैं कमियां। तो बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं? सबसे पहली कमी यह है कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सकता था। ठीक है, ये जो मॉडल है इस मॉडल में केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ही व्याख्या कर सकता था। मतलब जिस परमाणु की में एक इलेक्ट्रॉन होंगे उसी का ये व्याख्या कर सकता था। उसके अतिरिक्त मतलब किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकता था। ये सबसे बड़ी ये क्या थी? कमियां थी। जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, तो केवल ये क्या करता था? हाइड्रोजन की व्याख्या कर सकता था। दूसरा हीलियम की व्याख्या कर सकता था, परंतु आप कहेंगे हीलियम की तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, परंतु हीलियम पर प्लस दे दिया जाए तो मतलब प्लस का मतलब कि हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। इसी जब देता है तो प्लस चार्ज आता है, जब लेता है तो माइनस चार्ज। तो प्लस दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हो गया? तब इसकी व्याख्या कर सकता था बोर का परमाणु मॉडल। ऐसे ही क्या कर सकता था? लिथियम, ठीक है, लिथियम पर क्या किया जाए? 2 प्लस चार्ज दे दिया जाए तो उसकी क्या कर सकता था? यह व्याख्या कर सकता था। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं, दूसरा लिथियम जो होता है Li, ठीक है, इस पर 2 दे दिया जाए, 2 प्लस चार्ज, तो इसकी भी व्याख्या कर सकता था। मतलब जिसके परमाणुओं में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसी की व्याख्या कर सकता था। ठीक है, दूसरा इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। नहीं कर सका। ठीक है, मतलब ये जो मॉडल है ये मॉडल क्या कर सका? हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, और इन्होंने ये मतलब क्या, ये मॉडल जो है ये सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। और तीसरा, यह मॉडल जीमेन प्रभाव व स्टार्क प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, तो इन्होंने इसकी मुख्य 3 कमियां निकली। सबसे पहली कमी क्या? यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉनों वाले क्या करते हैं? केवल एक इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं की ही व्याख्या कर सकता था। दूसरा, ये मॉडल जो है ये मॉडल हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं उसकी सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। और तीसरा, यह मॉडल जीमेन प्रभाव या स्टार्क प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सका। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।